ये वीडियो उनके लिए है जिनको पोस्टडॉक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करते हैं, पोस्टडॉक के लिए क्या क्या करना चाहिए, पोस्टडॉक क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट में मिलता है, किस किस कंट्री में है, या पोस्टडॉक्टरल ट्रेनिंग का एक्चुअली मतलब क्या है। तो ये बहुत बेसिक वीडियो है क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए थे कि मुझे पोस्टडॉक उर्दू में करना है, मैनेजमेंट में करना है, इंजीनियरिंग में करना है, कैसे करूँ। तो काफ़ी वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है, बट स्टिल वो लोग क्वालिफाइड हैं, पोस्टडॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेजर जो है बेसिक्स बताऊंगा इसमें। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं, आप ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं या ऑलरेडी पोस्टडॉक पोजीशन में हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होगी। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, और जो भी ये वीडियो देखे वो पूरा वीडियो देखे, ताकि उसके काम की वीडियो हो तो वो पूरा देखे, किसी का टाइम वेस्ट ना हो। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो हमेशा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार भारती है। मैं पीएचडी करके इंडिया में लखनऊ से पोस्टडॉक करने के लिए आया था अमेरिका में, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। एंड फिर वहाँ से मूव करके मैं इंडस्ट्री में चला आया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सीनियर साइंटिस्ट की तरह काम करता हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, लाइफ स्टोरी, कैरियर स्टोरी शेयर करता हूँ, सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ, जो मेरा खुद पैशन है, सक्सेस स्टोरी बात करना, किसी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है। ये पोस्टडॉक और पीएचडी रिलेटेड कंटेंट भी बनाता हूँ। इसमें आज हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है पोस्टडॉक, कैसे अप्लाई करते हैं, किस किस एरिया में मिलता है। तो जिनको एकदम आइडिया नहीं है उनको काफ़ी कुछ इससे आइडिया मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, पोस्टडॉक क्या है। पोस्टडॉक का मतलब सिंपल है, अब जो क्लियर है शब्द से भी, कि डॉक्टरल डिग्री जो पीएचडी होती है, एंड पोस्ट डॉक्टरल मतलब पीएचडी के बाद की ट्रेनिंग। जैसे मेडिकल में कि एमबीबीएस करने के बाद हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, देन डॉक्टर बनते हैं, तो जो रेजिडेंसी वाली ट्रेनिंग होती है, वैसे ही पीएचडी और साइंस के एरिया में पीएचडी करने के बाद आप पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग लेते हो। वो पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग 3-4 साल 5 साल लेते हो, देन फिर आप साइंटिस्ट बनते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, एंड इंडिपेंडेंट अपना रिसर्च लैब सेटअप करते हो। तो ये पोस्टडॉक जो है ना, वो ट्रेनिंग है। तो पीएचडी के बाद आप कहीं भी पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। आप अपने ही कंट्री में, इंडिया में रह सकते हो, पाकिस्तान है, जहाँ से भी हो, या फिर यूएसए से हो तो अपनी कंट्री में रह सकते हो, या किसी दूसरे कंट्री में भी जा सकते हो। जैसे काफ़ी सारे इंडिया में ये ट्रेंड है कि अगर आप कितनी भी अच्छी जगह से पीएचडी की हो इंडिया में, जाओ एब्रॉड से 3-4 साल का पोस्ट डॉक लो, तभी आपको वापस इंडिया में अच्छी जगह पे आपको पोजीशन मिलेगी। ये ट्रेंड है कि जब तक आप अच्छी जगह से पोस्ट डॉक नहीं किए हो एब्रॉड से, आपको आईआईटीज़ में और आईसर में और सीएसआर, ये सब बड़ी लैब में पोजीशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। और इसी चक्कर में हम भी एक्चुअली आए थे कि एब्रॉड से जाके पोस्ट डॉक कर लेंगे अच्छी जगह से, तो इंडिया में बहुत टॉप की पोजीशन पे चले जाएंगे। हालांकि आने के बाद काफ़ी लोग यहीं पे स्टक कर जाते हैं। दैट इज़ द अनदर सिचुएशन। सो पोस्ट डॉक इज ए ट्रेनिंग पीएचडी के बाद। अब इसमें आपको क्वेश्चन आता है कि पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग कितनी लंबी होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग का कोई फिक्स पीरियड नहीं है। तो आप पीएचडी के बाद जनरली जो ट्रेंड रहना चाहिए वो 3 साल का रहना चाहिए, कि 3 साल ट्रेनिंग करो एंड देन आप मूव कर जाओ नेक्स्ट पोजीशन पे। बट मल्टीपल सिचुएशन की बात के लिए लोग कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि एकेडमिक कैरियर में रहना है तो कभी भी 5 साल से ज़्यादा नहीं कीजिए। 5 साल के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट पोजीशन ले लेनी चाहिए। इसका ट्रेनिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है। कई बार ठीक से प्लान नहीं होता है तो यूएस में स्पेशली लोग एंड अप हो जाते हैं 10-10 साल पोस्ट डॉक करने के लिए, वो कैरियर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। क्वेश्चन की पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग क्यों बनाई गई है, पोस्ट डॉक पोजीशन क्यों बनाया गया है, क्या इसका पर्पज़ है। तो जैसा मैं बोला कि पीएचडी के बाद आपको ट्रेन किया जाता है इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट बनने का, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर बनने का। तो पीएचडी के टाइम पे आप ट्रेनिंग लेते हो अपने पीआई से, सब काम करते हो, सीख जाते हो। पोस्ट डॉक के टाइम पे आपको प्रॉब्लम दे दी जाती है, आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ करते हो, एंड देन आप रिपोर्ट करते हो। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द पोस्ट डॉक मेंटर। तो ये ट्रेनिंग है इंडिपेंडेंट बनने के लिए, ये इसका पर्पज़ है। बट
अच्छी लैब नहीं मिली और प्रॉब्लम हुई तो पता चलता है कि वहाँ भी पीएचडी की तरह ही काम कर रहे हो। तो ये भी बहुत केयरफुल होकर चूज़ करना है कि हमारा जो पर्पज़ है पोस्ट डॉक का वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे इंडिया से कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं यार पोस्ट डॉक जॉब है, इंडिया में जब पैसा मिलता है तो जॉब है। पैसा मिलता है, पीएचडी में पैसा मिलता है, पोस्ट डॉक में भी पैसा मिलता है, बट उसको जॉब की तरह नहीं है। वो ट्रेनिंग है और उसका सर्टेन पर्पज़ है, जैसा मैंने बताया। एक जो बिगेस्ट क्वेश्चन आता है वो है कि मुझे पोस्ट डॉक करना है, आर्ट में पोस्ट डॉक करना है, सोशल साइंस में पोस्ट डॉक करना है, मैनेजमेंट में, उर्दू में। अब सबको लगता है कि हम भी पीएचडी हैं तो हम भी पोस्ट डॉक करने चले जा सकते हैं। दैट्स ट्रू, अब जा सकते हैं, बट वो आपको देखना है कि पोस्ट डॉक इस एरिया में कितना है, नंबर ऑफ़ पोजीशन क्या है, किस एरिया में क्या होता है, ये आपको रिसर्च करके फाइंड करना है। सो ऐसा नहीं है कि पोस्ट डॉक सिर्फ और सिर्फ साइंस में ही होता है और बायोलॉजी में ही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ही होता है। पोस्ट डॉक सारी एरिया में होता है। लिटरेचर में पीएचडी किए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर में हम क्या रिसर्च कर रहे हैं। कुछ आप नया रिसर्च कर रहे हो ना, आप रिसर्च कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में बाहर लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या पोस्ट डॉक मतलब कर रहे हैं, तो उनके यहाँ पोस्ट डॉक के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अपने इंडिया में अगर है तो वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर हिस्ट्री में है, जियोलॉजी में है, जूलॉजी में, बॉटनी, केमिस्ट्री, सब में तो बहुत ज़्यादा ही होता है। बट जैसे सोशल साइंस में भी बहुत सारा रिसर्च होता है, इंडिया में भी और बाहर भी, तो उसमें भी आप पोस्ट डॉक के लिए आ सकते हैं। मैं बहुत सारे सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो यहाँ पे आके पीएचडी कर रहे हैं और पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो वो सारे वो सोशल इशू पे बात करते हैं, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, इन्वायरमेंटल जस्टिस हो गया, रेसिज्म हो गया, इकोनॉमिक्स वर्सेस सोसाइटी में कैसे इकोनॉमिक्स का है, या कोई डिजीज़ इकोनॉमिक कंडीशन से कैसे रिलेटेड है। तो बहुत सारे सोशल इशू पे काम करते हैं लोग। तो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया में देखें कि बाहर लोग क्या काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रोच करें पोस्ट डॉक के लिए। नंबर ऑफ़ पोजीशन कम है होगी, बट ऐसा नहीं है रहता है। जैसे आर्ट में भी है, फाइन आर्ट में भी है। तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछोगे अच्छा मुझे उर्दू में पोस्ट डॉक करना है, तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा, कोई भी नहीं गाइड कर पाएगा। जो उर्दू में है ये सब किया है वही आपको गाइड कर पाएगा। तो जो बेस्ट वे होता है हमें अपने भी फाइंड करना होता है, और पीएचडी की मेन ट्रेनिंग ही यही होती है कि हाउ टू सी ए प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, हाउ टू रिसर्च ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आप रियल पीएचडी हैं तो आप इसको फाइंड करना शुरू कीजिए कि हमें इस एरिया में जाना है, पोस्ट डॉक करना है, ब्रॉड से करना है, अपनी कंट्री से करना है, तो कहाँ कहाँ इसमें लोग काम करते हैं, कैसे उनको फाइंड कर सकता हूँ, पबमेड से, रिसर्च आर्टिकल से, मैगजीन से, कॉन्फ्रेंस से, वो सब आप फाइंड करने की कोशिश करो, इन्हें अप्रोच करो। हर एक सब्जेक्ट में होता है, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा होता है, किसी सब्जेक्ट में कम होता है। और यूएस का जो कल्चर है, यूएस ज़्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस है, हर एक एरिया में फोकस है, तो इसी एरिया में ज़्यादा पोस्ट डॉक है। तो जो भी पोस्ट डॉक इंडिया से आते हैं आपको देखे होंगे कि बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, बायोमेडिकल रिसर्च में, क्लिनिकल रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये सब में ज़्यादातर आते हैं। आर्ट में बहुत कम लोग आते हैं, बट आते हैं। मैं जल्दी ही सोशल साइंस और ये सब भी पीएचडी रिसर्चर से मिलाने वाला हूँ आप लोग को। समरी ये है कि साइंस के सब्जेक्ट में और मेडिकल, बायोमेडिकल, अप्लाइड एरिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब्रॉड में कहीं भी पोस्ट डॉक पाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च है, पर दूसरी एरिया में बहुत कम है। वो आपको बहुत अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपना स्किल लगाइए, एंड डेफिनेटली मिलेगा। कुछ लोग इंडिया में जॉब करते रहे हैं 15 साल से, 20 साल से, बोलते हैं मुझे पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करूं। यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है कि क्या आप पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, या पोस्ट डॉक एक आसान तरीका लग रहा है अमेरिका जाने का इसलिए आना चाह रहे हैं। मैं दोनों क्लियरली बताया हूँ कि पोस्ट डॉक रूट को यूज करके लोग अमेरिका आते हैं। तो ये आपको क्लियर करना है कि आप रियली पोस्ट डॉक करना चाह रहे हैं, क्योंकि पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग टोटली डिफरेंट चीज़ है, वो जॉब की तरह नहीं है। तो उसको बहुत केयरफुल होकर चूज करना है कि आप इंडिया में 15 साल काम किए, 20 साल किसी अच्छी पोजीशन पे, और अमेरिका आ रहे हैं पोस्ट डॉक करने। आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, आपको ये भी लगेगा कि रॉन्ग डिसीजन ले लिया, तो वो सोच समझ के करना है। अगर आप पोस्ट डॉक राउट को यूज कर रहे हैं यूएसए आने के लिए, ये भी कोई बुरा आइडिया नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि बैड है, बट देन यू हैव टू प्लान इन ए वे।
आप ऐसी जगह पे पोस्ट डॉक लो, आओ 2 साल वहाँ पोस्ट डॉक करो, बट वो 2 साल पैरेलली अपना वीज़ा और हर एक चीज़ ऐसा सेटअप करो, ऐसा प्लान करके रहो कि इमीडिएटली इंडस्ट्री में आपको जाना है तो 2 साल बाद ही आप इंडस्ट्री में चले जाओ। उस 2 साल में अपना वीज़ा वगैरह चेंज कर लो, ग्रीन कार्ड ले लो, सब सेटअप बना लो, या तो ओन वीज़ा या H1 वीज़ा के लिए कोई स्पॉन्सर फाइंड कर लो, तो वो प्लान करके करो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि पोस्ट डॉक करना है या नहीं करना है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पोस्ट डॉक आप करने आते हैं तो वो 2 साल में प्लान करके आए कि 2 साल में चेंज करके इंडस्ट्री में चला जाऊँगा, ऐसा ट्रू नहीं है। कई बार सिचुएशन वीज़ा की ऐसी अराइज होती है कि 2 की जगह पे आपको 4 साल रह जाएगा, तो 4 साल बहुत कम सैलरी में आपको रख के यहाँ पे वो करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में 2 लाख 3 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, 2 लाख का अच्छे से एकदम लेविश लाइफ जी रहे हैं, घर में कोई काम करने वाली आ रही है, सफाई करने वाली आ रही है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे आके सडनली आपको 55-60 हज़ार डॉलर में रहना पड़ रहा है, बीवी बच्चे हैं, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कार खरीदो, सबको घुमाओ, ये करो, बहुत कंप्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है। जो 4 साल खिंच जाता है तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे कि साला क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। बट आपको अगर यूएस आने का ड्रीम है और कोई वे नहीं मिल रहा है तो पोस्ट डॉक एक वे है, काफ़ी लोग यूज करते हैं। कहाँ पोस्ट डॉक पोजीशन फाइंड करें, कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये मेजर प्रॉब्लम है कि जब किसी को आइडिया नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे पीएचडी ज्वाइन करने तक ये नहीं मुझे था कि मैं पोस्ट डॉक करने जाऊँगा, या पोस्ट डॉक क्या होता है नहीं पता था ऑनेस्टली। पीएचडी ज्वाइन करने तक जब ज्वाइन किया तो हमारे इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट ये ट्रेंड ही था कि जिसने भी 2-3 पब्लिकेशन छाप लिया है और वहाँ से पीएचडी कर लिया है तो अब्रॉड में वो तो उसको फेलोशिप मिल ही जाएगी, पोस्ट डॉक फेलोशिप, इतना था। तो वहाँ जाके मुझे पता चला था। तो जो बेस्ट वे होता है फाइंड करने का कि आप जिस एरिया में रिसर्च किए हो उस एरिया में लोग अब्रॉड में कितना रिसर्च कर रहे हैं, किस किस एरिया में। अगर जैसे मैं कैंसर मेटाबॉलिज्म में एनएमआर से सारा स्टडी था हमारा, तो हम लोग वो रिसर्च के टाइम पे ऑलरेडी हम लोग को पता चल गया था पेपर पढ़ते पढ़ते कि अच्छा ये यार यहाँ के प्रोफेसर को का बड़ा नाम है इस एरिया में, इस प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है, कॉन्फ्रेंस में आते जाते, इंडिया में भी कॉन्फ्रेंस में बाहर से लोग आते हैं। तो मिलते मिलते पता चल गया था कि इस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, उस एरिया में कौन कौन बड़े लोग हैं। तो वैसे भी फाइंड कर लेते हो आप पबमेड से, गूगल स्कॉलर से, वो सारे प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस सब कुछ फाइंड कर लेते हो। तो एक ये वे है फाइंड करने का प्रोफेसर को कि किस एरिया में रिसर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है। हर एक कंट्री में वहाँ की जो लोकल वेबसाइट होती है, साइंस की वेबसाइट का लें, जैसे साइंस रिसर्च, साइंस में जॉब का है, sciencejobs.com है, naturejob.com है, लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे हालांकि पुराने प्रोफेसर लिंक्डइन पे अभी कम है, बट नए वाले प्रोफेसर लिंक्डइन पे खूब एक्टिव है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और कॉन्फ्रेंस वाली जो वेबसाइट रहती है वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, बट ये भी बता दूं कि एकेडमिक में काफ़ी सारी जो पोस्ट डॉक पोजीशन होती है ना, वो एडवर्टाइज नहीं होती है, इंटरनली फील्ड अप हो जाती है। बहुत सारी पोजीशन इंटरनली फील्ड अप हो जाती है। और अनदर बेस्ट वे होता है कि जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं लिंक्डइन पे लोगों को फाइंड करें, बाहर के लोगों को फाइंड करें, उनसे कनेक्ट हों, उनको अप्रोच करें, उनसे बात करें। तो जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है, अगर कोई सीनियर है आपका, सुपर सीनियर है, सबसे कनेक्शन बनाएं। एलुमनाई फैक्टर भी बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मैं जहाँ जहाँ से पढ़ा हूँ, CBMR से, BHU से, तो सब जहाँ से कोई भी लड़का अप्रोच करेगा, मैं नहीं भी जानता हूँ ना, तो मेरे अंदर रहेगा अरे यार अपना ही इंस्टीट्यूट का ही अपना ही बंदा है। तो बहुत हेल्प नहीं तो जरूर थोड़ा बहुत गाइडेंस तो हम देंगे ही। तो वो सब भी फैक्टर यूज करना चाहिए। काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि कोई सीनियर है, वो पता है कि इस लैब में रिसर्च चल रहा है, सडनली किसी लैब से 2-3 लोग छोड़ दिए, तो उसको पता होता है कि यहाँ पे पोजीशन की ज़रूरत है, और उसी टाइम पे वो बोल दिया कि यहाँ पे CV भेजो, तो इमीडिएटली हो जाता है। और कई लोगों का ऐसा हुआ है, मैं खुद मतलब कराया हूँ 2 लोगों का, मेरा दोस्त फिर अपने दोस्तों का 2-3 लोगों का कराया है। तो ये बहुत कनेक्शन बहुत मैटर करता है। प्रोफेसर्स को अप्रोच करने के लिए पबमेड से ईमेल फाइंड कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि काफ़ी सारी जो पोजीशन होती है एकेडमिक में बिना एडवर्टाइज किए भी फील्ड हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि जो नेटवर्क में लोग रहते हैं वो अपने जानने वाले को वहाँ पे बुला लेते हैं, या तो उनके पास ऑलरेडी प्रोफेसर के पास कॉन्फ्रेंस में इधर उधर से इतना CV आती रहती है कि उसी में से किसी को सेलेक्ट करते हैं। वो प्रॉपर एडवर्टाइज करना, फुल इंटरव्यू लेना, मल्टीपल राउंड, ज़्यादा लोगों का प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो जो CV आई रहती है या जो रिकमेंडेशन से आई रहती है उसी से देखते हैं, जो अच्छा लगा उसको ले लिया।
तो आपको प्रोफेसर्स को अप्रोच करना ईमेल से भी अच्छा रहता है। जैसे मैंने प्रोफेसर के पास जस्ट उनको पता था कि ये कैंसर मेटाबॉलिज्म में बहुत काम किया है एनएमआर से, तो उनको जस्ट ऐसे ही ईमेल लिया उनके पब्लिकेशन से और अच्छे से कवर लेटर लिखा एंड सीवी अटैच करके उनको भेज दिया। और 1 महीने बाद उनका ईमेल आया और ईमेल के बाद फिर फ़ोन पे बात हुई और फ़ोन पे जस्ट बात करके उन्होंने बोल दिया ठीक है, मैं तुम्हें फॉरवर्ड करती हूँ कवर ऑफ़र लेटर, बस तुम्हें 3 रिकमेंडेशन देना है। तो जस्ट कोई उनके पास एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला था और उसके बाद भी उनके लैब में बहुत सारे लोग नए लोग आए और कोई भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं आया था। ऐसे ही या तो लोग अप्रोच किए थे उनको डायरेक्टली या तो रिकमेंडेशन वाले लोग थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे कवर लेटर लिखना चाहिए, कैसे सीवी लिखना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि प्रोफेसर रिप्लाई करे। क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार 200-400 एप्लीकेशन डाल दिए, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। रीज़न यही होता है कि हम लोग बहुत जेनरिक रैंडम ईमेल भेजते हैं। कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि प्रोफेसर का अटेंशन आए। तो एक तो मैं वीडियो बनाया हूँ कि कैसे कवर लेटर लिखना चाहिए, कैसे सीवी बनाना चाहिए। और आजकल का ज़माना चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। चैट जीपीटी पे जाके अकाउंट बनाइए और वहाँ पे आप अपनी एरिया का एक समरी 2-3 पैराग्राफ का अपना डाल दीजिए या किसी पोस्टडॉक पोजीशन का एडवर्टीजमेंट है उसका लेके डाल दीजिए और बोल दीजिए कि इस पोजीशन के लिए अच्छा सा कवर लेटर लिखो। तो वो कवर लेटर लिख के चैट जीपीटी आपको दे देगी। फिर उस कवर लेटर को लेके आप एडिट करके मॉडिफाई के अपने फार्म में उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देर आर सो मेनी वे और बहुत सारे कवर लेटर लिखने के एग्जाम्पल हैं। मैंने भी एक वीडियो इस पे बनाया हुआ है कैसे सीवी लिखते हैं। कई बार हम लोग इंडिया में ना सीवी पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, बट सीवी इतना रैंडम इतना डिसऑर्गेनाइज रहती है ना कि कोई उसको देखते ही ना उसका पढ़ने का मन नहीं करता है, वो डंप कर देते हैं लोग। तो हम लोग कई बार इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, घर का एड्रेस, मैरिड हैं, डेट ऑफ बर्थ, नहीं मैरिड है, क्या है, सब डाल देते हैं। वो सब कुछ ज़रूरत नहीं होती है। नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डालिए, दैट्स ऑल। और तो कैसे लिखते हैं उस पर भी डिटेल वीडियो है एंड नहीं है तो भी चैट जीपीटी यूज कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है। सो जब प्रोफेसर को हम लोग ईमेल लिखते हैं ना तो उनके काम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आप कुछ उनको आइडिया दे रहे हो तो उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अपना जो आइडिया दे रहे हो वो भी पता होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। तो उसको लगे कि ये पर्सन जो अप्लाई किया है ना रैंडम एप्लीकेशन नहीं दिया है, वो रियली उस जब अपना नाम पढ़ रहा है, आप अपना काम पढ़ रहा है, उसमें आपके आइडिया पढ़ रहा है और आपका अप्रोच पढ़ रहा है तो उसको लगेगा कि ये बंदा रियली इंटरेस्टेड है। और कोई भी पर्सन उसी को हायर करता है जो रियली इंटरेस्टेड है, रिसर्च किया है, तो उसी को लोग हायर करते हैं। तो वो सब भी तौर तरीके हैं। और आप सर्च करोगे तो बहुत सारी जो यूएस की यूनिवर्सिटी हैं, यूरोप की यूनिवर्सिटी हैं ना, उनके वेबसाइट पे प्रॉपर ये भी लिखा हुआ है कि कैसे पोस्टडॉक के लिए कवर लेटर लिखते हैं, कैसे सीवी बनाते हैं। हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप ये सोचो कि हर एक चीज़ कोई आपको यूट्यूब से बता दे मेरे जैसा, नहीं बताएगा। आपको गाइड कर सकता है, स्पून फीडिंग नहीं कर सकता है। ठीक है। तो आप पीएचडी हो तो आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें अपने आप रिसर्च करके फोकस होके डेवलप करना पड़ेगा एंड मिलेगी। तो जब बाहर पोस्टडॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी भी इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, ये मस्ट है। क्योंकि जब यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपके सीवी के साथ साथ किसी का चाइना से है, किसी जर्मनी से है, फ्रांस से है, साउथ अमेरिका से है, अफ्रीका से है, हर जगह के लोग अप्लाई किए हैं। तो आपकी क्वालिटी भी इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, आपका पब्लिकेशन भी इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। आप कवर लेटर, सीवी ये सब लिख रहे हैं, ये सब की भी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, देन आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बट आपकी सीवी भी सही नहीं है, कवर लेटर भी सही नहीं है, आपके पब्लिकेशन भी नहीं सही है और जो भी है आपको अच्छा से प्रेजेंट भी नहीं कर रहे हो, देन थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो कंपटीशन है वो इंटरनेशनल लेवल का है। तो उसके लिए यही करते हैं कि आप अच्छे से रिसर्च करो, कोई सीनियर है उससे हेल्प लो, नहीं है तो गूगल की, चैट जीपीटी के टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, अच्छा सा सेप दे सकते हो। आई होप ये वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प करेगी और काफ़ी लोग जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, आई थिंक आप सब लोगों को ये आंसर मिल गया। मैंने ट्राई किया कि पोस्टडॉक से रिलेटेड जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे सब एक में समराइज़ करके एक वीडियो बना दूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।